हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? हमने लास्ट क्लास में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये सब हमने ग्रुप वन की पढ़ ली थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप वन, या मैं कह दूं एल्कली मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इन सब चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? दैट मींस इलेक्ट्रॉन जो निकाल देते हैं एल्कली मेटल्स, उसके बाद वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे? सो द एल्कली मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स एंड आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या बोला मैंने बच्चों? जो एल्कली मेटल होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। +1 क्यों रखते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उसको लूज कर देते हैं। मेटल बहुत इजीली उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मींस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात क्लियर है? As the tendency for losing electron increase down the group, that means क्या बोला मैंने कि अगर किसी ग्रुप की बात करूं मैं, तो ऊपर से नीचे आने पर, that means टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा हुआ है क्यों। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, या फिर मैं बोल दूं एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है, और एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई तो वो मेटल जो नीचे वाला होगा अपना हमारा डाउन साइड, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दैट मींस हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। बच्चों, बात समझ में क्या होता है कि जो हमारा ऊपर से नीचे अगर हम बढ़ते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्यों? क्योंकि उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बहुत ज्यादा होती है। बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कलर ऑफ एल्कली मेटल्स की। सो ऑल एल्कली मेटल्स आर व्हाइट। क्या कैसे होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स? व्हाइट कलर के होते हैं, और उसी को हम व्हाइट भी को भी स्पेसिफाई करना चाहें तो सिल्वरी व्हाइट बोलते हैं बच्चों। क्या बोला? ऑल द एल्कली मेटल्स आर व्हाइट इन कलर, बट द सीजियम, सीजियम कौन सा? लास्ट एलिमेंट हमारा। सीजियम क्या होगा? सीजियम हमारा पेल गोल्ड कलर का होता है बच्चों। कौन सा कलर का होता है? बिल्कुल पेल गोल्ड कलर का होता है। ये हुई हमारी कलर की बात। अब मैं बात करता हूं सॉफ्टनेस ऑफ एल्कली मेटल्स की। सो द ऑल एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। सारे एल्कली मेटल्स मेरे कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम हमारा सॉफ्ट नहीं होता है, लिथियम हमारा हार्ड नेचर का होता है। एंड दिस सॉफ्टनेस इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में, तो हमारे एल्कली मेटल के केस में क्या होता है? ये सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है। दैट मींस ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस बढ़ रही है, तो हार्डनेस क्या हो जाएगी? हार्डनेस कम हो जाएगी। तो बच्चों, हमें कम जरूरी नहीं कि सॉफ्टनेस भी क्वेश्चन आए, हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस बढ़ती है या हार्डनेस बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, और हार्डनेस ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लिथियम हमारा हार्ड होता है, दैट मींस ऊपर से नीचे आने पर हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? ये तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। बिकॉज एटम ऑफ एल्कली मेटल्स हैव बिगर कर्नल्स एंड स्मॉलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? जो एटम होते हैं मेरे एल्कली मेटल्स होते हैं, उनके पास बिगर कर्नल होता है। अब कर्नल क्या होता है बच्चों? कर्नल का मतलब होता है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कर्नल्स बोला जाता है, एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारी वैलेंस शेल होगी, उस वैलेंस शेल को अगर हटा दिया जाए तो न्यूक्लियस और उसके बाकी जितने भी शेल्स बचे हैं उन सबको कंबाइनली कर्नल्स बोला जाता है। तो क्या बोला मैंने? बिकॉज एटम्स ऑफ एल्कली मेटल्स हैव बिगर कर्नल्स एंड स्मॉलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कम होते हैं और उनका जो कर्नल होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उनके बीच में मेटलिक बॉन्ड बहुत वीक बनता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्नल्स के बीच में रिपल्शन होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहां पर
कि ये मेरा एक मेटल है और ये मेरा दूसरा मेटल है, इन दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे तो सही, बट इनके जो कर्नल्स होंगे, दैट मींस इनर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस वाले मेटल के पास और उस वाले मेटल के पास, वो आपस में रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन करने की वजह से इस बॉन्ड को वीक कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? वीक कर देंगे। इसलिए हमने क्या बोला कि ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस बढ़ती है। सॉफ्टनेस मतलब ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम थे। इसलिए हमने क्या बोला कि यहां पर जो हमारे ऊपर से नीचे आते हैं हम किसी ग्रुप में, तो सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा मेरा सीजियम जो होगा मेरा, उस सीजियम सबसे ज्यादा क्या होगा? सीजियम मेरा सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल होगा। उसके बाद रुबिडियम हो जाएगा, रुबिडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, और लिथियम मेरा सबसे हार्ड मेटल होगा, या फिर मैं कह दूं सबसे कम सॉफ्ट मेटल होगा। बात क्लियर है यहां तक? ये थी हमारी सॉफ्टनेस और हार्डनेस में। हमने सॉफ्टनेस में ही हार्डनेस को भी कवर कर लिया। अगर सॉफ्टनेस का ऑर्डर ये है तो हार्डनेस का क्या हो जाएगा? एकदम इसका अपोजिट हो जाएगा, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। बात क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बॉन्ड बनता है उसकी बात करता हूं मैं। ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जितने भी मेरे एल्कली मेटल्स हैं वो सब क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे आगे जाके हम इनकी भी डिस्कशन करेंगे, कौन सा आयोनिक होगा, कौन सा कोवेलेंट होगा। बात क्लियर है? तो ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ऊपर से नीचे आने पर हमारा आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बात क्लियर है? बट यहां पर जो लिथियम है हमारा बच्चों, वो लिथियम कोवलेंट इन नेचर का होता है, मतलब कोवलेंट नेचर का होता है और कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है। तो हमने क्या बोला? जो सीजियम जो कंपाउंड बनाएगा वो सबसे ज्यादा आयोनिक होंगे, बट जो लिथियम कंपाउंड बनाएगा वो आयोनिक नहीं होंगे, वो क्या होंगे? कोवलेंट होंगे। अब ऐसा क्यों? तो इसको भी हम बच्चों अभी थोड़े टाइम में ही बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि हमारे एल्कली मेटल सारे जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट हमारा लिथियम जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। और ये जो आयोनिक कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है ये ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है। बात क्लियर है आपको? ये हो गया हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। जो कंपाउंड बनेगा वो किस नेचर का होगा। अब मैं बात करता हूं डेंसिटी की बच्चों, कि डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा ऊपर से नीचे आने पर। एल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटी ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज विद रेस्पेक्ट टू पीरियड। अगर एल्कली मेटल को मैं उनके रेस्पेक्टिव पीरियड से मैच करूं, किससे मैच करूं? एल्कली मेटल को उनके रेस्पेक्टिव पीरियड के एलिमेंट से मैच करूं, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि उनकी एटॉमिक साइज ज्यादा होती है, और एटॉमिक साइज ज्यादा का मतलब उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी बच्चों। आप सभी ने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बात क्लियर है? तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक आपको? बट अब अगर मैं बात करूं कि अगर किसी ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं, बट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द डेंसिटी इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है बच्चों। क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, दैट मींस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी तो कम होनी चाहिए, पर यहां तो डेंसिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रही है, सो द वॉल्यूम ऑफ एटम इज इंक्रीज। बिल्कुल, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, बट इन द सिमिलर वे द मास ऑफ मेटल इज ऑल्सो इंक्रीज। यहां पर मास भी बढ़ रहा है बच्चों। मास कैसे बढ़ रहा है? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर, तो यहां पर मास भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है? और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है बच्चों। बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वहां साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ने का मतलब हो गया कि वॉल्यूम बढ़ रही है। पहले छोटा था लिथियम, आप देख पा रहे हैं, लिथियम के बाद में नीचे आया तो सोडियम थोड़ा और बड़ा हो गया, वॉल्यूम और बढ़ गया, पोटेशियम में और बढ़ गया, रुबिडियम में और बढ़ गया, सीजियम में और ज्यादा बढ़ गया। तो हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, पर इसके बढ़ने के साथ साथ मास भी बढ़ गया है। मास कैसे बढ़ा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं।
बात क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़े हैं, मतलब मास इंक्रीज हुआ है, सो मास यहां पर क्या करता है, मास यहां पर डोमिनेंट होता है बच्चों। सो द इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ यहां का? इसका मतलब हो गया कि जो मास बढ़ा है वो डोमिनेंट कर गया वॉल्यूम के ऊपर। बात क्लियर है? तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डेंसिटी के होता है। तो अगर मास इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज जनरली। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? अगर मास इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो ओवरऑल ऑर्डर क्या होना चाहिए अब हमारा? तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर डेंसिटी का होना चाहिए कि सीजियम सबसे ज्यादा हो, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम सबसे कम डेंसिटी का होना चाहिए। बट ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता है बच्चों, बिल्कुल यहां पर ऐसा ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों? यहां पर फिर एक एक्सेप्शन आ जाता है बच्चों। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है एक्सेप्शन वहां पर होगा ही होगा बच्चों, बिल्कुल। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन को आपको साथ में लेके चलना है और इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे एक्सेप्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने क्या बोला? ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया हमारा? ओवरऑल ऑर्डर हमने बोला था ये वाला हो गया, बट नहीं, यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि जो हमारा पोटेशियम होता है बच्चों, पोटेशियम हमारा लाइटर होता है किससे? सोडियम से। मतलब जो हमारा पोटेशियम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा हमारा? एक्चुअल में हमारा ओवरऑल ऑर्डर आएगा सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम आएगा सबसे पहले, फिर पोटेशियम और फिर लिथियम आ जाएगा। मतलब लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होगी। बात क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हमने डेंसिटी का ऑर्डर निकाला है ये। इसी तरह मैं फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट की बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और क्या इनका ऑर्डर चलेगा। बात क्लियर है? सो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल एटम द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या बोला? जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रही है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। अब ये ऐसा क्यों होगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हमारे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज क्यों होते हैं? बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक बॉन्डिंग। जैसे जैसे अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की बात करें, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग मेरी इंक्रीज हो रही होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बट अगर मेटेलिक बॉन्डिंग ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? सो द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्डिंग, और मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर एल्कली मेटल के अंदर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, बिल्कुल। वैलेंस शेल में आप सब देख पा रहे हैं, किसी को भी देख लीजिए कि वैलेंस शेल में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां मेटेलिक बॉन्डिंग तो होगी, बट जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो वैलेंस शेल के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी हमारी, और मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हुई इसका मतलब हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में है आपको कि किस तरह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हमने कंपैरिजन किया? तो ये बात थी हमारी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। क्या पढ़ा हमने? ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूरी डिटेल। अब हम बात करते हैं फ्लेम कलरेशन। जो फ्लेम होती है एल्कली मेटल को हम जब जलाते हैं तो वो हमें किस तरह का कलर इंपार्ट करते हैं, किस तरह का कलर देते हैं? सो एल्कली मेटल्स इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होते हैं हर मेटल्स के, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो वो किस तरह के कलर देते हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि वो कलर क्यों देते हैं, ऐसा उनको बर्न करने पे ऐसे कलर क्यों देते हैं। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू ए हायर एनर्जी लेवल।
जो हमारा आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है, अपना एक्साइटेड एनर्जी लेवल या बोल दूं हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट कर जाता है। अब जो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। और इस ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन हमें स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में शो हो जाता है। विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में ये ऑब्जर्व हो जाता है, वहां से हमें इनके कलर मिलते हैं। अब वो कलर कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम हमारा क्रिम्सन रेड कलर का होता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो उसको बर्न करने पे गोल्डन येलो कलर दिखाई देता है हमें। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो वो हमारा वॉयलेट कलर का होता है, जिसे लाइलैक भी बोला जाता है। कभी कभी हम पोटेशियम को हम बोल देते हैं लाइलैक कलर। बात क्लियर है उसको बर्न करने पे। इसी तरह रुबिडियम की बात करूं मैं, रुबिडियम हमारा रेडिश वॉयलेट कलर का होता है। सीजियम की बात करूं मैं, सीजियम हमारा ब्लू वॉयलेट कलर का होता है। बात समझ में है आपको, ये कलर किस वजह से आ रहा था, क्योंकि इसको जब हमने हीट करा, इसको एनर्जी दी, तो वो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर अपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और फिर वापस जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट में आया, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या करी, रिलीज करी। और वो जो एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, वो विजिबल रीजन में शो हो जाती है, और उसकी वजह से हमें कलर ऑब्जर्व होता है। और कलर कौन सा ऑब्जर्व हुआ था, वो सब आप ये देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।